हेलो साथियों, भारतीय न्याय संहिता 2023 में हम पढ़ रहे हैं आपराधिक न्यासभंग के विषय में। आज हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 316 यानी 316 जो कि आईपीसी की धारा 405, 405, 406, 407, 408, 409 के समरूप है। यानी कि ये सारी की सारी धाराएं किसमें समाहित हैं? इसमें समाहित है 316 में। अब हमें इतनी धाराएं नहीं पढ़नी। कौन सी? 405, 406, 407, 408, 409, 5 धाराओं की जगह क्या पढ़ना है? बीएनएस की धारा 316 आपराधिक न्यासभंग। आपराधिक न्यासभंग क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। इस धारा में उपबंधित आपराधिक न्यासभंग का अपराध वस्तुतः बीएनएस की धारा 314 में परिभाषित आपराधिक दुर्विनियोग का ही एक विशिष्ट स्वरूप है, जो संपत्ति के न्यासी द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? संपत्ति के न्यासी द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेंगे दुर्विनियोग का मतलब क्या होता है, फिर हम आपको बताएंगे न्यासी कौन होता है। तो दुर्विनियोग का मतलब ये होता है कि किसी संपत्ति को गलत रूप से अलग रखना, न्यासी द्वारा किसी की संपत्ति को गलत रूप से अलग रखना, न्यासी द्वारा किसी की संपत्ति को गलत व्यक्ति को सौंपना, न्यासी द्वारा किसी की संपत्ति को गलत उपयोग में लाना क्या है? आपराधिक न्यासभंग माना गया है, यानी दुर्विनियोग कहा गया है। विधि का यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि न्यासी द्वारा किए जाने वाले विश्वासघात को ही किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए विश्वासघात की तुलना में अधिक गंभीर स्वरूप का माना जाता है। क्या माना जाता है? अधिक गंभीर स्वरूप का माना जाता है। इसलिए इसे बीएनएस की धारा 316 के अंतर्गत विशिष्ट अपराध माना गया है। क्या माना गया है? विशिष्ट अपराध माना गया है। आपराधिक न्यासभंग के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? पहला, अभियुक्त को संपत्ति या उसका स्वामित्व सौंपा गया हो। क्या किया गया हो? अभियुक्त जो व्यक्ति है उसको संपत्ति या उसका स्वामित्व सौंपा गया हो। नंबर दूसरा, उसने ऐसी संपत्ति का दुर्विनियोग किया हो। दुर्विनियोग मतलब गलत उपयोग, गलत तरीके से रखना। क्या करना? गलत तरीके से रखना, गलत व्यक्ति को सौंपना, दुर्विनियोग किया हो। या अपने स्वयं के उपयोग हेतु उसका संपरिवर्तन किया हो, मतलब उसका अपने उपयोग के लिए उसका परिवर्तन कर लिया हो, अपने नाम पे करवा लिया हो बेईमानी के आशय से। उसका उपयोग या बेअन किया हो, मतलब स्वयं उसका उपयोग किया हो बेईमानी के आशय से। नंबर तीसरा, उसने ऐसा बेईमानी के आशय से किया हो। नंबर चौथा, उसने या उसकी उत्प्रेरणा से किसी अन्य व्यक्ति ने उस न्यास को विनियमित करने वाली विधि के किसी निर्देश का अतिक्रमण किया हो, या उससे संबंधित किसी अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया हो। नंबर पांचवा, अभियुक्त ने किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसा किया जाना सहन किया हो। अभियुक्त ने किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसा किया जाना सहन किया हो। तात्पर्य यह है कि आपराधिक दुर्विनियोग के अपराध में निम्नलिखित 4 सकारात्मक कृत्यों में से कोई अवश्य किया गया हो। सबसे पहला आपराधिक दुर्विनियोग, नंबर दूसरा संपरिवर्तन, नंबर तीसरा संपत्ति का उपयोग, नंबर चौथा संपत्ति का व्ययन। तो सबसे पहले हम पढ़ लेंगे एक उदाहरण। उदाहरण क्या है? उदाहरण कह रहा है सम्राट बनाम मोजेस के बाद में अभियुक्त ने हायर परचेसर की योजना के अंतर्गत परिवादी कंपनी से एक मोटर गाड़ी खरीदी। मान के चलिए ये अभियुक्त है, इसने एक बाइक खरीदी इस फाइनेंस कंपनी से। ठीक है, तो ये फाइनेंस कंपनी कौन हो गई? पीड़ित, शिकायतकर्ता, आवेदक। जब इससे फाइनेंस पर इसके द्वारा बाइक खरीदी गई तो एक एग्रीमेंट हुआ, अनुबंध हुआ, शर्त यानी करार बना। करार में क्या तय हुआ? यह तय हुआ कि जब तक पूरी रकम का भुगतान नहीं कर दिया जाता, यानी ये जो बाइक है, बाइक जितने की है उतना पेमेंट नहीं कर दिया जाता है, तब तक क्या नहीं किया जाएगा? तब तक मोटर गाड़ी परिवादी कंपनी की संपत्ति रहेगी, तब तक किसकी रहेगी? बैंक की संपत्ति रहेगी। तथा इस अवधि में अभियुक्त उस मोटर गाड़ी को किसी अन्य को नहीं सौंपेगा। यह जिसने ली है वह किसी अन्य को नहीं सौंपेगा। और क्या है? और ना ही किराए पर देगा, ये ना किराए पर देगा, और ना कब्जा अंतरित करेगा, मतलब बेचेगा नहीं, ट्रांसफर करवाएगा। परंतु अगर अभियुक्त ने, जिसने ये शर्तें की हैं, यानी जिसने गाड़ी खरीदी है, इनके द्वारा क्या किया जाता है? शर्तों का उल्लंघन कर दिया जाता है और 3 अलग अलग व्यक्तियों के पास अलग अलग समय में गिरवी रखी जाती है, तो न्यायालय के द्वारा क्या किया गया है? अभियुक्त को दोष सिद्ध किया गया है इस धारा के अंतर्गत। जजमेंट का नाम है सम्राट बनाम मोजेस के बाद में।
तो साथियों आपको काफी हद तक समझ में आ गया होगा न्यास भंग क्या होता है, न्यासी कौन होता है। तो अभियुक्त यहाँ न्यासी हुआ। संपत्ति या उसका स्वामित्व सौंपा जाना, जब तक अभियुक्त को संपत्ति या उसका स्वामित्व सौंपा ना गया हो यह धारा लागू नहीं की जा सकती। मतलब जब तक इसको बाइक मिल नहीं गई, देखिए बाइक के पास है, हीरो कंपनी की बाइक है, होंडा कंपनी की बाइक है, या किसी भी कंपनी की बाइक है, एक्टिवा है, कुछ भी, जब तक ये बाइक या स्कूटी यहाँ तक नहीं आई तब तक ये अभियुक्त नहीं माना जाएगा। लॉर्ड हेल्डन ने लेक बनाम सिमंस के इंग्लिश वाद में विनिश्चित किया कि संपत्ति के वैध रूप से सौंपे जाने का आशय यह है कि वह विश्वास पर आधारित किसी उद्देश्य के लिए सौंपी गई हो। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति अपनी संपत्ति किसी अन्य को सौंप रहा है उसे यह विश्वास होना चाहिए कि वह अन्य व्यक्ति या उस संपत्ति का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए करेगा जिसके लिए वह संपत्ति उसे सौंपी जा रही है। इस धारा के प्रयोजन हेतु संपत्ति का सौंपा जाना केवल विधिक अर्थ तक सीमित नहीं है, अपितु इसका निर्वचन व्यापक अर्थ में भी किया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को चालाकी से या धोखा देकर उसे संपत्ति सौंपने को उत्प्रेरित करता है तो इस प्रकार संपत्ति का सौंपा जाना विधिपूर्ण नहीं होगा, ना इससे किसी प्रकार की न्यास की सृष्टि ही होगी, क्योंकि इस अंतरण में विश्वस्तता का पूर्णता अभाव है। एक बात में एक स्त्री रेलवे टिकट घर से टिकट खरीदना चाहती थी, लेकिन टिकट की खिड़की पर अत्यधिक भीड़ होने के कारण उसने खिड़की के पास खड़े अभियुक्त को अपने लिए टिकट खरीदने के लिए 20 रुपए दिए। उस व्यक्ति ने उक्त महिला से यह रकम ले ली, लेकिन उसे टिकट खरीद कर देने की बजाय वह रुपए लेकर वहां से भाग गया। इस बात में अभियुक्त को आपराधिक न्यास भंग के लिए सिद्ध दोष किया गया। अब्दुल सलाम बनाम सम्राट के बाद में स्टोर कीपर ने अभियुक्त को रिकॉर्ड रूम की चाबी दी। अभियुक्त ने बिना भुगतान के रिकॉर्ड रूम में झूठी प्रतिलिपियां बना ली। अभियुक्त को इस धारा के अंतर्गत आपराधिक न्यास भंग का दोषी ठहराया गया। सोमनाथ बनाम राजस्थान राज्य के बाद में कहा गया कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य की ओर से रकम वसूल करने के लिए अधिकृत होता है तो इस प्रकार वसूल करने वाले व्यक्ति को वह रकम सौंपी हुई मानी जाएगी। अतः कंडक्टर द्वारा सिक्किम राज्य परिवहन की ओर से यात्रियों से भाड़ा वसूल किया जाना और 2000 रुपये की राशि को परिवहन कार्यालय में जमा न किया जाना इस धारा के अंतर्गत आपराधिक न्यास भंग का अपराध माना जाना चाहिए। लेकिन सिक्किम उच्च न्यायालय ने इसे आपराधिक न्यास भंग इसलिए नहीं माना क्योंकि अभियुक्त को उक्त राशि राज्य परिवहन द्वारा ना तो दी गई थी ना उसे हस्तांतरित की गई थी, परंतु उच्च न्यायालय के यह निर्णय सोमनाथ की बात के परिप्रेक्ष्य में उचित प्रतीत नहीं हुआ। जहां परिवादी ने अपने बर्तनों की मरम्मत करने वाले को मरम्मत हेतु इस शर्त पर सौंपे हों कि वह उन्हें शाम तक मरम्मत करके वापस कर देगा, लेकिन उसने ना तो बर्तन वापस किए और ना वह वास्तव में बर्तन सुधारने वाला व्यक्ति ही था, अतः उसे छल के लिए दोष सिद्ध किया गया, ना कि आपराधिक न्यास भंग के लिए। विक्रम सिंह बनाम राज के बाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि बीएनएस की धारा यानी आईपीसी की धारा 405 और बीएनएस की धारा 316 के अनुसार यदि अभियुक्त को संपत्ति नष्ट ना भी की गई हो, लेकिन यदि वह उसे किसी अन्य की ओर से धारण करता है या उस पर कब्जा रखता है तो वह संपत्ति के दुर्विनियोग का दोषी होगा। शिवसागर तिवारी बनाम भारत संघ के बाद में उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रश्न यह था कि क्या किसी मंत्री को आपराधिक न्यास भंग के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। न्यायालय ने विनिश्चित किया कि अपने प्रभाराधीन सार्वजनिक संपत्ति के लिए मंत्री न्यासी की भूमिका निभाता है, अतः उसे ऐसी संपत्ति का बयान या वितरण सही एवं नियोजित तरीके से करना चाहिए और यदि वह ऐसा न करते हुए मनमाने ढंग से अपनी विवेक शक्ति का दुरुपयोग करता है तो उसे व्यक्तिगत रूप से आपराधिक न्यास भंग का दोषी माना जाएगा। इस बात में उच्चतम न्यायालय ने पूर्व गृह निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री तथा पूर्व राज्यपाल हिमाचल प्रदेश श्रीमती शीला कौल पर 60 लाख रुपए जुर्माना आरोपित किया, क्योंकि उन्होंने अपने केंद्रीय मंत्रित्व काल में अनेक दुकानों, स्टॉलों तथा भवनों आदि का अपने रिश्तेदारों तथा परिचितों को मनमाने ढंग से आवंटन किया था, जो पूर्णतः अवैध था। उच्चतम न्यायालय की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने अब निर्धारित किया कि चूंकि उक्त परिसंपत्तियां सरकारी स्वामित्व की थीं और उक्त मंत्री के प्रभाराधीन थी, इसलिए इनका मनमाने एवं अवैध तरीके से आवंटन करके श्रीमती शीला कौल ने आपराधिक न्यास भंग किया है, जिससे सरकारी राजकोष को हानि हुई है, अतः वे आपराधिक न्यास भंग के अपराध के लिए दोषी थीं। इसी प्रकार एक अन्य प्रकरण
पूर्व केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री कैप्टन सतीश शर्मा का था, जिन्हें पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों की मनमाने ढंग से अपने रिश्तेदारों एवं परिचितों को बंदरबांट करने और आवंटित करने के आरोप में 50 लाख रुपए से दंडित किया गया था। न्यायालय ने विनिश्चित किया कि उक्त मंत्री के विरुद्ध आपराधिक न्यासभंग का अपराध सिद्ध हो जाने के कारण उक्त दंडादेश उचित था। अनिल शरण बनाम बिहार राज्य के बाद में न्यायालय के समक्ष विचारार्थ प्रश्न यह था कि क्या किसी भागीदारी फर्म के भागीदार को फर्म की संपत्ति का दुर्विनियोग करने के लिए आरोपित किया जा सकता है। इस प्रश्न का निराकरण करते हुए उच्चतम न्यायालय ने अभिकथन किया कि भागीदारी को विधिक व्यक्तित्व प्राप्त नहीं है, लेकिन इसे सभी भागीदारों द्वारा मिलकर संयुक्त रूप से व्यापार करने के एक विधिमान तरीके के रूप में मान्यता प्राप्त है, जब तक कि भागीदारी फर्म का अस्तित्व बना रहता है और उसका विघटन नहीं कर दिया जाता। उसकी संपत्ति और निधियों पर सभी भागीदारों का समान स्वामित्व बना रहता है। भागीदार को अपनी भागीदारी का स्वामित्व केवल तभी प्राप्त होता है जब फर्म की पूंजी और लेखाओं में से प्रत्येक भागीदारी को उसका हिस्सा आवंटित कर दिया जाता है। अतः यदि किसी भागीदार को फर्म की संपत्ति किसी विशेष अनुबंध के अंतर्गत सौंपी गई हो तो वह उसे वैश्वासिक हैसियत से धारण करता है और उसका दुर्विनियोग किया जाने पर उसे धारा 406 के अंतर्गत आपराधिक न्यासभंग के कारण का दोषी माना जाएगा। रश्मि कुमार बनाम महेश कुमार हाडा के बाद में न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि जहां कोई स्त्री अपनी स्त्री धन का स्वामित्व रश्मि कुमार बनाम महेश कुमार हाडा के बाद में न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि जहां कोई स्त्री अपनी स्त्री धन संपत्ति का अधिपत्य अपने पति या ससुराल के किसी सदस्य को सौंपती है और ऐसा पति या ससुराल का सदस्य यथास्थिति उस स्त्री धन संपत्ति का बेईमानी पूर्वक निजी उपयोग करता है और उस संपत्ति को स्वयं के लिए दुर्विनियोग करता है तो उसे इस धारा के अंतर्गत आपराधिक न्यासभंग के अपराध का दोषी होगा। कुंदन लाल बनाम महाराष्ट्र राज्य के बाद में परिवादी ने अपने सोने की 6 चूड़ियां सुनार को सुधारने हेतु दी, परंतु सुनार ने उन्हें सुधारने की बजाय किसी बैंक में गिरवी रख दिया। उसे धारा क्या किया गया, बीएनएस की धारा 314 और आईपीसी की धारा 403 के अधीन आपराधिक दुर्विनियोग के लिए दोषी ठहराया गया, न कि आईपीसी की धारा 405 और बीएनएस की धारा 316 के अधीन आपराधिक न्यासभंग के अपराध के लिए, क्योंकि चूड़ियां उसे न्यस्त नहीं की गई थी। न्यस्त मतलब इंटरेस्ट नहीं की गई थी, उसके स्वामित्व में नहीं थी। बेईमानी पूर्ण दुर्विनियोग, देखिए पहला हमने आपको बता दिया, क्या बता दिया, अभी हम आपको पहला बता रहे थे, अब हम बताएंगे इसी में बेईमानी पूर्ण दुरुपयोग क्या होता है। बेईमानी पूर्ण दुर्विनियोग क्या होता है। आपराधिक न्यासभंग के अपराध के लिए संपत्ति के बेईमानी पूर्ण दुर्विनियोग का आशय होना आवश्यक है। बेईमानी का आशय इस धारा के अपराध का सार है। कौशल्या बनाम राज के बाद में अभियुक्त के पास कुछ आभूषण गिरवी रखे थे। परिवादी ने पाया कि अभियुक्त इन आभूषणों का उपयोग कर रहा है। इस पर परिवादी ने आभूषणों की वापसी पर अभियुक्त को ब्याज देने से इनकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अभियुक्त ने परिवादी से वे आभूषण वापस छीन लिए। न्यायालय ने विनिश्चित किया कि अभियुक्त का आशय बेईमानीपूर्ण न होने के कारण वह आपराधिक न्यासभंग का दोषी नहीं था। जेएम देसाई बनाम राज के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि अभियुक्त को सौंपी गई संपत्ति का उसके द्वारा पूरा हिसाब न दिए जाने मात्र से आपराधिक न्यासभंग का अपराध गठित नहीं हो जाता है, जब तक कि उसका आशय बेईमानीपूर्ण न हो। उसके पास संपत्ति का सही ब्यौरा न दिए जाने का कोई संतोषजनक कारण न होने पर या उसके द्वारा गलत ब्यौरा दिए जाने पर ही उसका बेईमानीपूर्ण आशय माना जा सकेगा, उसे इस धारा के अंतर्गत दोषित किया जा सकता है। मधुसूदन मल्होत्रा बनाम किशोर चंद भंडारी के बाद में यह विनिश्चित किया गया कि विवाह विच्छेद की स्थिति में विवाह में पत्नी को प्राप्त उपहार एवं स्त्री धन को पति अपनी पत्नी को लौटाने के लिए बाध्य है और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसे आपराधिक न्यासभंग के लिए दोष सिद्ध किया जा सकेगा। इसका कारण यह है कि पत्नी की यह संपत्ति विवाह के पश्चात पति के पास न्यासवत रहती है। क्या रहती है? पति के पास न्यासवत रहती है। यदि किसी संपत्ति के बारे में परिवादी और किसी अन्य व्यक्ति के बीच कोई विवाद हो तो अभियुक्त द्वारा संपत्ति परिवादी को वापस लौटाने से इनकार किया जाना आपराधिक न्यासभंग नहीं होगा। मोहन बनाम राज के बाद में परिवादी ने अभियुक्त को कुछ सोना बेचने के लिए सौंपा, परंतु अभियुक्त ने ना तो सोने की बिक्री की और ना तो सोने की बिक्री की कीमत परिवादी को दी और ना उसका सोना ही वापस लौटाया। मोहन बनाम राज के बाद में परिवादी ने अभियुक्त को कुछ सोने के मोहन बनाम राज के बाद में अभियुक्त को परिवादी ने कुछ सोने बेचने के लिए दिए। फिर से समझिए उदाहरण।
मोहन बनाम राज्य के वाद में परिवादी ने अभियुक्त को कुछ सोना बेचने के लिए सौंपा, परंतु अभियुक्त ने ना तो सोने की बिक्री की कीमत परिवादी को दी, ना उसका सोना ही वापस लौटाया। अतः अभियुक्त को आपराधिक न्यासभंग के लिए दंडादेश किया गया। क्या किया गया? आपराधिक न्यासभंग के लिए दंडादेश किया गया। प्रतिभा रानी बनाम राज के बाद में अभियुक्त पति ने अपने पिता के साथ मिलकर अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया और अनेक बार मांग की जाने पर भी उसके गहने, कपड़े व स्त्री धन की राशि पत्नी को लौटाने से इनकार किया। अभियुक्त की ओर से बचाव में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि हिंदू विधि के संहिताकरण के परिणाम स्वरूप स्त्री धन की परिकल्पना समाप्त हो चुकी है, अतः पति से पृथक हुई पत्नी को स्त्री धन वापस लेने हेतु दंड विधि में उपचार उपलब्ध नहीं है। परंतु उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्त की इस दलील को अस्वीकार करते हुए अभिकथन किया कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 27 एवं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 में यह उल्लेख कहीं भी नहीं है कि स्त्री धन की परिकल्पना समाप्त हो गई है, अतः अभियुक्त को आपराधिक न्यासभंग का दोषी माना गया, दोषी उचित माना गया, ठहराया हुआ। हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम कर्णवीर के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिकथन किया कि इस धारा के अंतर्गत अपराध साबित करने के लिए अभियोजन को केवल इतना साबित करना पर्याप्त होता है कि संपत्ति अभियुक्त को सौंपी गई और उसने उसका विनियोग उस प्रयोजन के लिए नहीं किया जिसके लिए वह उसे सौंपी गई थी। उसे यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है कि अभियुक्त ने उसका दुर्विनियोग किस प्रकार किया, क्योंकि यह साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा कि उसने उक्त संपत्ति का दुर्विनियोग नहीं किया है। क्या नहीं किया? उक्त संपत्ति का दुर्विनियोग नहीं किया है। नंबर तीसरा क्या कह रहा है? किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभियुक्त की उत्प्रेरणा के परिणाम स्वरूप आपराधिक न्यासभंग किया जाना। यदि कोई व्यक्ति स्वयं संपत्ति का न्यासभंग न करने के यदि कोई व्यक्ति स्वयं संपत्ति का न्यासभंग न करके किसी अन्य को इसके लिए उत्प्रेरित करता है तो उसे इस धारा के अंतर्गत आपराधिक न्यासभंग का दोषी ठहराया जा सकेगा। उदाहरण के लिए, यदि कुछ लोग नगर निगम द्वारा आपूर्ति जल का बिना पानी का बिल चुकाए उपयोग कर रहे हैं, फिर से समझिए, लोग नगर निगम द्वारा आपूर्ति जल का बिना पानी का बिल चुकाए उपयोग करते हैं तथा जल आपूर्ति निरीक्षक को इसकी जानकारी होते हुए भी वह इसकी सूचना नगर निगम को नहीं देता तो उसे आपराधिक न्यासभंग का दोषी माना जाएगा। नगर निगम द्वारा आपूर्ति जल का, नगर निगम द्वारा जल सप्लाई की जाती है, उसमें बिल लगता है, उस बिल का भुगतान किए बगैर उसका उपयोग किया जा रहा है और जल आपूर्ति निरीक्षक को इसकी जानकारी होते हुए भी उसकी वह सूचना नगर निगम को नहीं देता है तो उसे किसको यहाँ पर दोषी ठहराया जाएगा? जल आपूर्ति निरीक्षक को आपराधिक न्यासभंग का दोषी माना जाएगा। इस धारा के अंतर्गत किसी व्यक्ति या विशिष्ट संविदा के अंतर्गत की गई कार्रवाई का समावेश नहीं होता है, अतः बैंक प्राधिकारियों द्वारा किसी प्रत्याभूदाता के विरुद्ध बंध पत्र के निष्पादन हेतु की गई कार्रवाई को इस धारा के अंतर्गत आपराधिक न्यासभंग नहीं माना जा सकेगा। माधव सिंह बनाम कमला देवी के बाद में परिवादिनी कमला देवी का पति एक गृह निर्माण समिति का सदस्य था, जिसे समिति ने एक 3600 स्क्वायर फीट क्षेत्रफल का प्लॉट 12,200 रुपये में बेचने का करार किया था और तदनुसार इस राशि का भुगतान समिति को कर दिया गया था। परिवादिनी के पति के मृत्यु के परिणाम स्वरूप परिवादिनी कमला देवी उस समिति के सदस्य बनाई गई। समिति ने उक्त प्लॉट के आधे भाग को किसी अन्य को बेच दिया तथा कमला देवी को शेष 1800 वर्ग फीट प्लॉट का एक प्रस्तावित विक्रय विलेख सौंप दिया। इस पर कमला देवी ने समिति के विरुद्ध आईपीसी की धारा 405 के अधीन आपराधिक न्यासभंग का अभियोजन चलवाया। बंबई उच्च न्यायालय ने विनिश्चित किया कि यद्यपि इस मामले में परिवादिनी कमला देवी को सिविल उपचार उपलब्ध था, फिर भी वे केवल इस आधार पर दंड न्यायालय को इस अपराध का संज्ञान करने से नहीं रोका जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? फिर भी केवल इस आधार पर दंड न्यायालय को इस अपराध का संज्ञान करने से रोका नहीं जा सकता है। उपरोक्त दोनों ही अपराधों में देखिए, ये क्या हुआ, एक उदाहरण था जिसमें 1800 का था, स्क्वायर फीट का दिया गया, 1800 रख लिया समिति ने, तो उसके परिवादिया उसने अभियोजन चलाया तो न्यायालय ने कहा कि भले ही उनको क्या करना चाहिए, सिविल उपचार उपलब्ध था, फिर भी वे केवल इस आधार पर दंड न्यायालय के इस अपराध का संज्ञान करने से नहीं रोका जा सकता। यानी अभियुक्त गणों का जो ये आधार है, इस आधार पर नहीं रोका जा सकता संज्ञान लेने से। साथियों, इसी में और हम कुछ उदाहरण आपको बताएंगे।
बृजकिशोर बनाम पंडित चंद्रिका प्रसाद के बाद में अब निर्धारित किया गया जहां सेवक ने मालिक के लिए वसूल की गई राशि या संपत्ति मालिक को सौंपने से इनकार किया हो तो उसे इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जा सकेगा। इस धारा के अंतर्गत हमें ये भी पढ़ना है। देखिए क्या क्या पढ़ना है, हम आपको बताते जाते हैं। पहले तो हमें पढ़ना है आपराधिक न्यासभंग, उसके बाद इसी में आएगा आपराधिक न्यासभंग के लिए दंड। फिर हम पढ़ेंगे वाहक आदि द्वारा आपराधिक न्यासभंग क्या होता है, वाहक का मतलब क्या होता है ये भी हम बताएंगे। वाहक का मतलब यही होता है कि उन व्यक्तियों को आपराधिक न्यासभंग का अपराधी माना जाएगा जो किसी अभिव्यक्त या विविक्षित संविदा के अधीन वाहक, घटवाल या भंडागारिक की हैसियत से संपत्ति का वहन करते हैं। यानी वेयर हाउस कीपर, जैसे वेयर हाउस कीपर है, वहाँ सामान रखा हुआ है और वो क्या करते हैं, उस सामान को बेच देते हैं या गायब कर देते हैं, तो वहाँ पर उनके खिलाफ कार्रवाई इस धारा के अंतर्गत होगी। उसे सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिए कर्तव्यबद्ध होते हैं, लेकिन उसका बेईमानी पूर्वक दुर्विनियोग या संपरिवर्तन करते हैं। क्या कर देते हैं, संपरिवर्तन करते हैं। वाहक वह व्यक्ति होता है जो अन्य व्यक्तियों के माल को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने का जिम्मा लेता है। घाटवाल वह व्यक्ति होता है जो जलमार्ग से लाए जाने या भरे जाने वाले माल को घाट के किनारे खुली जगह सुरक्षित रखने के लिए दायित्वाधीन होता है। भंडार गृह या गोदाम की देखरेख करने वाले व्यक्ति को भंडारागारिक कहते हैं। साथियों ये हो गया वाहक द्वारा किया गया आपराधिक न्यासभंग। अब हम पढ़ेंगे लिपिक या सेवक के द्वारा, इसी में पढ़ेंगे लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक न्यासभंग। लिपिक और सेवक का मतलब क्या होता है, यह धारा किसी लिपिक या सेवक द्वारा मालिक की न्यस्त संपत्ति का आपराधिक न्यासभंग किए जाने की दशा में लागू होती है। सम्राट बनाम केशवराव के बाद में अभियुक्त एक सोसाइटी का वेतनभोगी कर्मचारी था। उसने सफाई वाली के नाम 2 रुपए उधार खाते में लिए। सम्राट बनाम केशवराव के बाद में अभियुक्त एक सोसाइटी का वेतनभोगी कर्मचारी था। उसने सफाई वाली के नाम 2 रुपए उधार खाते में लिख दिए और उस उधार की प्रविष्टि के आगे उस सफाई वाली के भतीजे के पैर के अंगूठे का निशान ले लिया, ताकि ऐसा लगे कि सफाई वाली ने अंगूठे का निशान लगाकर 2 रुपए प्राप्त कर लिए हैं, जबकि उसने उक्त रुपए स्वयं अपने पास ही रख लिए। न्यायालय ने अभियुक्त को क्या माना, लिपिक या सेवक के द्वारा आपराधिक न्यासभंग के लिए सिद्ध दोष किया, यानी आईपीसी की धारा 408 के अंतर्गत सिद्ध दोष किया। केरल राज बनाम पुट्टुमना इल्लाह जथाबेदन नंबूदिरी के बाद में अभियुक्त वेस्टर्न इंडिया प्लाईवुड्स का कर्मचारी था और क्रय अनुभाग परचेज सेक्शन का हेड था। उस पर आरोप था कि उसने अभिलेख और दस्तावेजों में हेराफेरी करके 660 खाली बैरल बेच दिए, जिनकी कीमत 69,300 थी। इस प्रकार उसने आपराधिक न्यासभंग किया। अभियोजन द्वारा उसका अपराध सिद्ध करने हेतु 24 साक्षीगण तथा 96 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। क्या किए गए, 96 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग के द्वारा सिद्ध दोष किया गया। इसकी पुष्टि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा कर दी गई। उच्च न्यायालय ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका में साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन अब निर्धारित किया कि अभियोजन युक्ति संदेह से परे अपराध सिद्ध करने में असफल रहा। राज्य शासन द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि उच्च न्यायालय ने साक्ष्य के अनेक बिंदु जिनको विचार न्यायालय ने विचार में लिया था उनका परीक्षण नहीं किया है। इसके अलावा मौखिक साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन कर अभियुक्त की दोष सिद्धि में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। तो साथियों ये क्या हो गया, लिपिक या सेवक के द्वारा आपराधिक न्यासभंग। अब हम इसी में पढ़ेंगे लोक सेवक द्वारा या बैंकर, व्यापारी, अभिकर्ता द्वारा आपराधिक न्यासभंग। कौन कौन, लोक सेवक द्वारा, पब्लिक सर्वेंट द्वारा, बैंकर द्वारा, व्यापारी द्वारा, एजेंट द्वारा। इस धारा के अंतर्गत लोक सेवक, बैंकर, व्यापारी आदि को एक ही श्रेणी में इसलिए रखा गया क्योंकि इनके कार्य विश्वास पर आधारित गोपनीय स्वरूप के होते हैं। अतः इन्हें सौंपी गई संपत्ति के न्यास भंग की दशा में इन्हें इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। इस धारा के लागू होने के लिए इसमें वर्णित व्यक्तियों द्वारा संपत्ति का धारण किए रहना मात्र पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस संपत्ति का बेईमानी पूर्वक दुर्विनियोग किया गया होना चाहिए। इसी प्रकार इस धारा के अंतर्गत दोष सिद्धि के लिए यह आवश्यक है कि अभियुक्त को संपत्ति न्यस्त की गई हो, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि न्यास के सृजन संबंधी सभी विधिक औपचारिकताओं की पूर्ति की जाए। अतः इस धारा में प्रयुक्त शब्दावली न्यस्त संपत्ति की व्याख्या विस्तृत अर्थ में की जानी चाहिए तथा इसमें निर्दिष्ट प्रयोजन के शर्तों के विपरीत बेईमानी से उपयोग में लाई गई या संपरिवर्तन या बयान की गई संपत्ति का भी न्यास भंग में समावेश होगा।
सदुपति नागेश्वर राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने लोक सेवक द्वारा या बैंकर, व्यापारी या अभिकर्ता द्वारा आपराधिक न्यास भंग हेतु निम्नलिखित तथ्यों का होना बताया गया है। पहला, अभियुक्त का लोक सेवक, बैंकर, व्यापारी, अभिकर्ता होना। नंबर दूसरा, उसे संपत्ति नष्ट की गई हो। नंबर तीसरा, अभियुक्त का बेईमानीपूर्ण आशय होना। नंबर चौथा, अभियुक्त द्वारा आपराधिक न्यास भंग या संपत्ति का दुर्विनियोग किया जाना। इस बात में खुले गोदाम में माल का नष्ट किया जाना साबित हुआ, लेकिन इस बात का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हो सका कि उस माल का प्रत्यक्ष व प्रतीतिजन साक्ष्य के अनुसार आपराधिक दुर्विनियोग हुआ। अतः केवल इसी आधार पर कि गोदाम में रखा माल कम हो गया है, अभियुक्त को दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। बच्चू सिंह बनाम हरियाणा राज्य के बाद में अपीलार्थी अभियुक्त 8 ग्राम पंचायतों के लिए ग्राम सचिव के पद पर नियुक्त था। उसने लगभग 30 ग्रामीणों से हाउस टैक्स के रूप में कुल 648 रुपए वसूल किए थे तथा उन्हें इसकी पावती भी दी थी। अभियुक्त द्वारा उक्त रकम सरकार के खाते में जमा न की जाने पर लोक सेवक की हैसियत से इस धारा के अंतर्गत आपराधिक न्यास भंग के अपराध के लिए अभियोजित करके दंडित किया गया। किस धारा? आईपीसी की धारा 409, लेकिन अब 316 के अंतर्गत आएगी। विश्वनाथ बनाम जम्मू कश्मीर राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिकथन किया कि जहां कोई लोक सेवक सरकारी रकम का स्वयं के लिए दुर्विनियोग करता है और उसका अपराध उजागर होने पर वह रकम सरकार को वापस लौटा देता है, तो भी वह इस धारा के अंतर्गत आपराधिक कार्रवाई तथा दंडित होने से बच नहीं सकेगा। जनेश्वर दास अग्रवाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि यदि खुले गोदाम से कुछ वस्तुएं गायब की गई हों और उसे गोदाम की रखवाली के लिए चौकीदार तैनात हो, तो गोदाम के प्रभारी ओवरसीयर को इस धारा के अंतर्गत केवल इस आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि वह उस गोदाम का सबसे जिम्मेदार व्यक्ति था, जबकि उसका इस अपराध में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वास्तविक हाथ न हो। साथियों, वसंत बनाम राज्य के बाद में अभियुक्त एक तहसीलदार था जिसके रीडर ने लोगों से राजस्व की राशि वसूल करके तहसीलदार की उपस्थिति में रसीदें बना कर दी, जिन पर तहसीलदार के हस्ताक्षर भी थे। उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि इस प्रकार वसूल की गई राजस्व राशि पर तहसीलदार का आधिपत्य था, अतः उसे कोषालय में जमा न किया जाना इस धारा के अंतर्गत लोक सेवक द्वारा आपराधिक न्यास भंग का अपराध था, जिसके लिए तहसीलदार को सिद्ध दोष किया जाना न्यायोचित माना गया। क्या माना गया? न्यायोचित माना गया। पल्लव सेठ बनाम केनरा बैंक के बाद में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी बैंक से खरीदे गए शेयरों की कीमत का भुगतान नहीं किया तथा पल्लव सेठ बनाम केनरा बैंक के बाद में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी बैंक से खरीदे गए शेयर की कीमत का भुगतान नहीं किया था, जिसके फलस्वरूप विशेष न्यायालय द्वारा वित्तकृमि अपीलार्थी के विरुद्ध धनराशि की डिक्री पारित की गई थी। विशेष न्यायालय ने अपीलार्थी अभियुक्त को आईपीसी की धारा 409 के अंतर्गत शेयर राशि का बेईमानी पूर्वक आपराधिक न्यास भंग के अपराध के लिए दंडादेश करते हुए उसे 6 माह के कठोर कारावास से दंडित किया तथा अपीलार्थी की इस दलील को खारिज कर दिया कि इस प्रकरण में उसका केवल सिविल दायित्व उद्भरित होता था, न कि आपराधिक दायित्व। तो साथियों, ये एक उदाहरण है। तो हमने आपको कई सारे उदाहरण भी दिए और हमने आपको स्पष्ट भी किया कि आपराधिक न्यास भंग को क्या होता है और किन किन परिस्थितियों में कौन कौन से स्टेज में क्या क्या दंड दिया जाएगा, वो भी हमने आपको बताया। अब इसमें हम कुछ और दंड बताएंगे, साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि स्पष्टीकरण जो 2 हैं उनका मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या दंड का प्रावधान क्या है। दंड का प्रावधान है, देखिए फर्स्ट में तो है 316 में तो ये आपराधिक न्यास भंग हो गया सब क्लॉज 1 में, यानी 316 का सब क्लॉज 1 आपराधिक न्यास भंग है। और सब क्लॉज 2 क्या कहता है? किसका? 316 का सब क्लॉज 2 कहता है जो कोई आपराधिक न्यास भंग करेगा उसे दंडित किया जाएगा। किसकी? जिसकी अवधि 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। 316 सब क्लॉज 2। तीसरा क्या कहता है? 316 का सब क्लॉज 3 क्या कहता है? जो कोई वाहक, घाटवाल, भंडागारिक के रूप में अपने पास संपत्ति नष्ट किए जाने पर, हमने आपको बताया था कि वाहक के द्वारा और घाटवाल के द्वारा, वाहक मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल ले जाने वाला, घाटवाल यानी कि जो जहाज से माल यानी कि जलयान से माल लेकर के आता है, भंडारगारिक यानी गोदाम गृह में रखे हुए माल को उसको क्या कर देना? दुर्विनियोग कर देना। तो अगर ऐसा कोई करेगा तो उसको 7 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। बीएनएस की धारा 316 सब क्लॉज 4 क्या कहता है? 4 कहता है जो कोई लिपिक या सेवक होते हुए लिपिक या सेवक के रूप में नियोजित होते हुए
नियोजित होते हुए इस नाते किसी प्रकार की संपत्ति या संपत्ति पर कोई अख्तियार अपने न्यस्त होते हुए उस संपत्ति के विषय में आपराधिक न्यास भंग करेगा। तो हमने आपको ये भी बताया है, जो कि 408 के अंतर्गत आता है आईपीसी में, जिसमें दंड का प्रावधान है, क्या है, 7 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। 5वां क्या है, जो कोई लोक सेवक के नाते या बैंकर, व्यापारी, फैक्टर, दलाल, अटर्नी या अभिकर्ता के रूप में अपने कारोबार के अनुक्रम में किसी प्रकार की संपत्ति पर कोई भी अख्तियार अपने को न्यस्त होते हुए उस संपत्ति के विषय में आपराधिक न्यास भंग करेगा। आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। तो साथियों, ये हुई बीएनएस की धारा 316 आपराधिक न्यास भंग। हमने आपको स्पष्ट किए, कुछ उदाहरण भी दिए। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ लाइक भी करते जाएं, कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू दोस्तों।